सर्वप्रथम मैं हूं आपके साथ वैष्णवी झा। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। दिल्ली में पोल्यूशन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, 10 नवंबर को होगी सुनवाई। केजरीवाल ने किया कल से प्राइमरी स्कूल बंद करने का ऐलान, हरियाणा सरकार आज लेगी फैसला। रांची में कांग्रेस विधायक के आवास पर आयकर छापा, सेना की जमीन कब्जाने वालों पर ईडी की दबिश। मध्य प्रदेश में हृदय विदारक हादसा, बस और कार की टक्कर में 2 बच्चों समेत 11 मजदूरों की मौत, चालक गंभीर रूप से घायल। और पूंछ में बड़ा हादसा, भूस्खलन की चपेट में आने से मकान ढहा, मां बेटी की मौत, मलबे में दबी बच्ची की तलाश जारी। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। दिल्ली और आसपास के शहरों में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कम करने के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग वाली याचिका दायर की गई है और इस याचिका पर 10 नवंबर को सुनवाई होगी। वहीं राजधानी दिल्ली के एयर क्वालिटी गंभीर होने की वजह से चारों तरफ धुंध छाई हुई है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के आसपास पहुंच गए, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। वहीं नोएडा में भी AQI लेवल 500 के आसपास पहुंच गए, जो कि वो भी गंभीर श्रेणी में ही आता है। वहीं दिल्ली में प्रदूषण की वजह से लोगों को सेहत से जुड़ी समस्याएं भी हो रही है और ज्यादातर लोगों की आंखों में जलन और गले में प्रदूषण के कारण परेशानी हो रही है। ऐसे में दिल्ली के स्कूल खुले हुए हैं और जबकि नोएडा अथॉरिटी ने आदेश जारी करके कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करके ऑनलाइन मोड से पढ़ाई करने के आदेश दिए हैं। वही प्रदूषण को लेकर सियासत भी तेज होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को विपक्ष प्रदूषण के मुद्दे पर जमकर घेर रही है। वहीं बीजेपी की तरफ से दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता और राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में के सभी स्कूलों को बंद करने की मांग की है। वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि आज मैं बाबा की हैसियत से आया हूं और मेरा छोटा नाती, उसकी भी तबीयत खराब हो रही है। प्रदूषण इतना ज्यादा है कि बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और मैं मांग करता हूं कि दिल्ली के स्कूलों को बंद किया जाए और इन मासूमों की सेहत से खिलवाड़ ना हो। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास बिगड़ती आबो हवा में लोगों को सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है। वहीं वायु प्रदूषण की इस स्थिति को देखते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सभी प्राइमरी स्कूल को बंद करने का फैसला किया है और इसके साथ ही बच्चों की आउटडोर एक्टिविटी भी बंद रहेगी। केजरीवाल ने फौरन केंद्र सरकार से तत्काल इस बारे में कदम उठाने की मांग भी की है और उन्होंने कहा है कि दिल्ली में प्रदूषण काफी ज्यादा तेज हो गया है, लोगों को सांस लेने में मुश्किल हो रही है। ये सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में समस्या हो रही है। दिल्ली के अलावा हरियाणा और यूपी के कई शहरों में भी हवा बेहद खराब चल रही है। वहीं इनका कहना है कि इसके लिए कई लोकल कारण भी है। एक राज्य के गाँव एक राज्य में नहीं रहती, इधर से उधर होती रहती है और वहीं केंद्र सरकार को कदम उठाने चाहिए इस पर। उन्होंने कहा कि ये समय राजनीति का नहीं या गाली देने का नहीं है। दिल्ली सीएम ने कहा कि पंजाब में पराली जल रही है तो इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं क्योंकि वहां पर हमारी सरकार है। दिल्ली सीएम ने कहा कि इस मामले में किसानों के साथ मिलकर कई कदम उठाए जाएंगे और अगले साल तक इसके नतीजे दिख जाएंगे। वहीं केजरीवाल ने आगे कहा कि सरकार और दिल्ली में हमारी सरकार है, पंजाब और दिल्ली में हमारी सरकार है। राजनीति करने का समय नहीं है, हमारे ऊपर उंगलियां उठाने का सवाल नहीं है। हम मानते हैं कि पंजाब में पराली जल रही है, लेकिन जब तक किसान को समाधान नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि अगर पंजाब में पराली जल रही है तो मान सरकार ने कई कदम उठाए हैं, कुछ सफलता मिली, कुछ नहीं मिली, लेकिन अब जब लगे हुए को अगले साल तक ठोस समाधान निकलेगा, इसमें कोई ब्लेम गेम नहीं है। पराली जल रही है और उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, ये हम मानते हैं।
झारखंड के रांची में कांग्रेस विधायक जय मंगल सिंह के आवास पर आयकर विभाग ने दबिश दी है। फिलहाल विधायक के आवास पर इनकम टैक्स के अफसरों की छापेमारी जारी है और छापेमारी को लेकर जय मंगल सिंह ने बयान भी दिया है। उन्होंने बताया कि उनके बिहार में पटना स्थित घर पर भी छापा पड़ा, वहीं दूसरी ओर ईडी पश्चिम बंगाल और झारखंड के 1 दर्जन ठिकानों पर भी छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि ईडी ये कार्रवाई अवैध तरीके से सोना की जमीन के कब्जा करने वालों पर कर रही है और ईडी का छापा जिन जगहों पर चल रहा है उनमें कोलकाता के बिजनेसमैन अमित अग्रवाल और अन्य के घर और दफ्तर भी शामिल हैं। बताया गया है कि केंद्रीय एजेंसी अग्रवाल से जुड़े परिसर समेत रांची और आसपास के कई इलाकों में करीब 8 जगहों और कोलकाता में 4 जगहों पर छापेमारी कर रही है। और एक अधिकारी ने बताया है कि ईडी के संयुक्त दलों द्वारा कुछ रियल एस्टेट डीलर, निजी व्यक्तियों और संबंधित संस्थाओं पर छापेमारी की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जांच झारखंड पुलिस द्वारा भारतीय सेना की भूमि की बिक्री और खरीद की में जाली कागजातों के कथित इस्तेमाल के जांच के लिए दायर याचिका प्राथमिकी से उपजी है। और अग्रवाल ने ईडी ने पिछले महीने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ दायर 2 जनहित याचिकाओं में एक याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील राजीव कुमार को फंसाने की कथित साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया था। तो इस संबंध में ईडी द्वारा जांच के दायरे में शामिल कथित अवैध खनन मामले से भी इसमें हाल ही में सोरेन को तलब किया गया था और उनके एक सहयोगी और उनके 2 अन्य को भी गिरफ्तार किया गया था। मध्य प्रदेश में गुरुवार देर रात पीएम ने दुख जताया है क्योंकि बैतूल में एक बड़ा हादसा हुआ है और इसको देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। साथ ही सीएम शिवराज ने भी इस हृदय विदारक हादसे पर दुख जताया है। वहीं बस और कार की टक्कर हो गई है जिसमें 2 बच्चे समेत 11 मजदूर की मौत हो गई है, जिसमें चालक जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले के सोरनकोट तहसील में भूस्खलन की चपेट में आने से एक मकान भर कर गिर गया। मलबे में परिवार के 4 लोग दब गए। वहीं सूचना पर पहुंची सेना की 48 RR बटालियन ने स्थानीय लोगों के साथ बचाव और तलाशी अभियान चलाया। वहीं इस दौरान 3 लोगों को अस्पताल भी भेजा गया। अस्पताल में मां बेटी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं एक घायल का इलाज चल रहा है जबकि मलबे में दबी एक बच्ची की तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार आज सुबह पूंछ जिले के सोरनकोट तहसील के बफलियाज ब्लॉक के दूर दराज गांव दोनाड़ में भूस्खलन की चपेट में आने से मोहम्मद लतीफ नाम के व्यक्ति का मकान गिर गया और मलबे में मकान में रहने वाले 4 लोग मलबे में दब गए और क्षेत्र में तैनात सेना के 48 राष्ट्रीय राइफल के अधिकारियों और जवानों ने तत्काल राहत और बचाव अभियान चलाया और इस दौरान 3 लोगों को घायल अवस्था में मलबे से निकालकर सोरनकोट उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि मलबे में दबी एक बच्ची की तलाश जारी है। मरने वालों में मोहम्मद लतीफ की पत्नी और बेटे भी शामिल है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। कोई है? ऐसे डराते हैं? वही अरे लाइट्स ऑन ऑफ कौन करता है यार? कुछ नया करो, अनएक्सपेक्टेड करो, देखने में भी अच्छा लगेगा ना। We agree? एक्सक्यूज मी, कुछ अनएक्सपेक्टेड देखना है? आपके Amazon शॉपिंग ऐप में है मिनी टीवी। यहाँ मिलेंगे अतरंगी शोज, वो भी फ्री। Amazon मिनी टीवी, यंग जनता को यही मानता है ना, ये अद्भुत। ब्रेक के बाद
स्वागत है आपका। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश और बिहार में एक बार फिर से सियासी हलचल बढ़ गई है। ये हलचल समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के अचानक दिल्ली दौरे के कारण बढ़ी है और सपा प्रमुख गुरुवार की देर शाम अचानक दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। दरअसल मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद अखिलेश यादव पहली बार दिल्ली दौरे पर पहुंचे। यहां सपा प्रमुख ने अचानक आरजेडी प्रमुख के आवास पर पहुंचे। यहां इन दिनों के बीच मुलाकात हुई और दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत भी चली और इस दौरान लालू यादव और अखिलेश यादव के अलावा राबड़ी देवी भी वहां मौजूद थी और बताया जा रहा है कि दोनों दिग्गज नेताओं के बीच मुलाकात के दौरान आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह भी वहीं मौजूद थे। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दोनों के बीच मुलाकात के दौरान किन मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं लालू यादव बीते दिनों से सिंगापुर से वापस भारत लौटे हैं। वे स्वास्थ्य कारणों और इलाज के कराने के लिए आरजेडी सुप्रीमो सिंगापुर गए हुए थे। उनके वापस लौटने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव उनसे मिलने पहुंचे। मुलाकात के दौरान दोनों की तस्वीरें भी सामने आई। वहीं इससे पहले जब मुलायम सिंह यादव गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती थे, तब इन दिग्गजों के बीच भी मुलाकात हुई थी और उस वक्त आरजेडी प्रमुख के बड़े बेटे तेजस्वी यादव भी वहां मौजूद थे। इसके अलावा नेताजी के निधन के बाद भी तेजस्वी यादव उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। इसके बाद आरजेडी सुप्रीमो के छोटे बेटे तेज प्रताप यादव भी सफाई गए हुए थे। हालांकि उस वक्त लालू यादव सिंगापुर में थे और वहीं अखिलेश यादव इस मुलाकात के दौरान आरजेडी प्रमुख का हालचाल भी जाना। दिल्ली नगर निगम चुनाव की घोषणा आज यानी शुक्रवार को हो ही जाएगी। वहीं दिल्ली नगर निगम को चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सूत्रों के मुताबिक दिसंबर के पहले हफ्ते में एमसीडी चुनाव हो सकते हैं और इसके साथ ही दिल्ली में नगर निगम चुनाव के लिए शुक्रवार से ही चुनाव आचार संहिता लगाई जा सकती है। बताया जा रहा है कि दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव कार्यक्रम तैयार कर लिया और ऐसे में चुनाव की तारीख का ऐलान भी हो सकता है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने एमसीडी के वार्डों का परिसीमन करने के बाद उनको आरक्षित करने का कार्य भी कर दिया और इसके अलावा स्टॉनिंग अधिकारी के भी नियुक्त कर दिए गए हैं और उन्होंने वार्ड स्तर पर मतदान केंद्र बनाकर उन पर राजनीतिक दलों के साथ साथ आम लोगों से आपत्ति और सुझाव ले लिए हैं। वहीं आयोग ने ईवीएम को पहले ही दुरुस्त करा दिया गया था। गौरतलब है कि एकीकृत होने के बाद दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों पर चुनाव होगा और इससे पहले दिल्ली नगर निगम 3 भागों में विभाजित था। कुल 272 वार्ड थे। हालांकि नए परिसीमन में वार्ड की संख्या घटाकर 272 से 250 कर दी गई थी। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने एमसीडी चुनाव के लिए अपने अधीन आए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी थी। चुनाव आयोग ने कहा कि मजबूरी होने पर ही वे छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन इस संबंध में आयोग से स्वीकृति लेनी होगी। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन को वीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर जबरदस्त राजनीति हो रही है। वहीं सत्येंद्र जैन पर ईडी ने आरोप लगाए हैं कि वह तिहाड़ जेल में रहते हुए जेल अधिकारियों की मिलीभगत से सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। अब इसी को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी को चौतरफा घेर रही है और बीजेपी नेता तोजिंदर पाल सिंह बग्गा ने दिल्ली के कई जगह केजरीवाल मसाज सेंटर के पोस्टर चिपका दिए हैं। वहीं बीजेपी नेता तोजिंदर पाल सिंह बग्गा ने पोस्टर लगवाकर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को घेरा और बग्गा ने केजरीवाल मसाज सेंटर वाले पोस्टर लगाए। इन पोस्टरों में केजरीवाल की एडिट करके मसाज करते हुए फोटो लगाई गई है और साथ ही पोस्टर पर लिखा है कि तिहाड़ जेल की तर्ज पर पूरी दिल्ली में बनेंगे केजरीवाल मसाज सेंटर। साथ ही पोस्टर में लिखा कि दिल्ली सरकार पाप की सरकार। वहीं इसको लेकर बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि दिल्ली भर में केजरीवाल मसाज सेंटर का वादा करने वाले पोस्टर दिखाई दिए। यदि आपके जेल मंत्री सत्येंद्र जैन को तिहाड़ में ऐसी विशेष सुविधाएं मिल सकती है तो केजरीवाल को आम दिल्ली वासियों को सेवाएं
क्यों नहीं देनी चाहिए। आपको बता दें कि ईडी ने कोर्ट में शिकायत दी थी कि सत्येंद्र जैन जेल के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ईडी ने सत्येंद्र जैन को मिल रही विशेष सुविधाओं की सीसीटीवी फुटेज भी कोर्ट को दी थी। ईडी ने शिकायत में कहा था कि जेल में सत्येंद्र जैन के हेड मसाज, फुट मसाज और बैक मसाज जैसी तमाम सुविधाएं भी दी जा रही है। और इतना ही नहीं, प्रवर्तन निदेशालय ने के मुताबिक जेल सुप्रीडेंट हर रोज सत्येंद्र जैन से मुलाकात करते हैं ताकि सलाखों के पीछे मंत्री को कोई दिक्कत ना हो। और ईडी ने शिकायत में ये भी कहा कि जेल मैनुअल के खिलाफ सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन उनसे सेल में अक्सर मिलने भी आती हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। वहीं अब जो चुनावी तापमान और बढ़ता नजर आ रहा है। गुजरात की सत्ता से बीजेपी को बाहर करने वाले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही एड़ी चोटी पर जोर लगा रहे हैं। आज जहां आम आदमी पार्टी अपने सीएम उम्मीदवार की ऐलान करेगी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के राहुल गांधी के भी गुजरात दौरे की सुगबुगाहट तेज होती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी की बात करें तो पार्टी अपनी रणनीतियों को लेकर बैठकें करते हुए नहीं थक रही है। वहीं गुजरात चुनाव की रणभेरी बजते ही केजरीवाल ने पहला दांव चल दिया है और केजरीवाल आज से 8 नवंबर तक गुजरात में ही रहेंगे। और इससे पहले उन्होंने चुनाव आयोग की तारीख का ऐलान करने के बाद ठीक बाद गुजरात की जनता के नाम गुजराती के भावनात्मक संदेश जारी कर लोगों के दिलों में उतरने की कोशिश की। अगले 4 दिनों में केजरीवाल गुजरात में 11 रोड शो करेंगे और साथ ही वह आज आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार का नाम भी ऐलान करने जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस जल्द ही उम्मीदवारों पर मंथन भी करेगी। हालांकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी गुजरात से पूरी तरह से किनारा किए हुए नजर आ रहे हैं और अभी तक दोनों नेताओं ने गुजरात में कोई रैली तक नहीं की है। माना जा रहा है कि कांग्रेस अब गुजरात को लेकर अपनी सियासी रणनीति तेज करने आज जा रही है और इसको देखते हुए राहुल गांधी भी गुजरात के दौरे की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आए हैं। गुजरात सरकार ने मोरबी शहर में मच्छू नदी पर हवा में केबल पुल टूट जाने के घटना के बाद शुरू हुई तलाशी अभियान से गुरुवार को बंद करने की घोषणा की है। इस हादसे में अभी तक मरने वालों की संख्या 135 है। सरकार ने एक आधिकारिक विज्ञापित में सर्च ऑपरेशन बंद करने की जानकारी दी है। वहीं राज्य आपदा आयुक्त हर्षद पटेल ने गुरुवार को मोरबी का दौरा किया और चल रहे तलाशी अभियान को समाप्त करने की घोषणा की। रविवार को हादसे के तुरंत बाद इस अभियान में शुरू किया था और हर्षद पटेल ने रोज खोज और बचाव अभियान में शामिल विभिन्न एजेंसियों के प्रमुखों के साथ एक बैठक भी की और अध्यक्षता भी की। उस बैठक में उस स्थिति की समीक्षा के बाद अभियान को समाप्त करने की घोषणा की। हालांकि एहतियात के तौर पर स्थानीय दमकल विभाग, राज्य आपदा मोचन बल और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की एक टीम अगले आदेश तक हादसा स्थल पर तैनात रहेगी। आपको बता दें कि गुजरात के मोरबी शहर में पिछले रविवार से मच्छू नदी पर ब्रिटिश काल में बना केबल का पुल अचानक टूटने से सैकड़ों लोग नदी में बह गए थे और जिसमें अभी तक महिलाओं और बच्चों समेत कुल 135 व्यक्तियों की मौत होने की पुष्टि है। अन्य की तलाश में सर्च ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन इसमें कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी, जिसको लेकर आदेश दिया गया कि अब ये सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया जाएगा। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। रस्तोगी जब रैपिडो पे टाइम से पहले ऑफिस पहुंचने लगा तो अपने आप को एकदम टॉप मैनेजमेंट समझने लगा। चाय कैपुचिनो। क्या सर, टाइम है आने का? चलो। कैपेचिनो। ग्रीन टी। तो इतना भी झाड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। ये रैपिडो है, लो प्राइस, कंफर्टेबल और क्विक। टाइम से पहुंचो एकदम आराम से। रैपिडो, बाइक वाली टैक्सी।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। त्रिपुरा में एक बार फिर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने दिखे। झड़प को लेकर पुलिस अलर्ट हो गई। वहीं पुलिस ने इस मामले में गुरुवार को कांग्रेस के 4 समर्थकों को गिरफ्तार भी किया। आपको बता दें कि यहां सत्ता रोड भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच बुधवार को सिपाही झला जिले में झड़प हो गई और इसी झड़प में दोनों तरफ से कई वर्कर्स भी घायल हुए थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने के आरोप में भी इन्हें गिरफ्तार किया गया है। दरअसल सिपाही झोला जिले में राउतखोला में पार्टी के झंडे लगाने के दौरान भाजपा समर्थकों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर कथित तौर पर हमला किया था और इस हमले में कांग्रेस के 3 कार्यकर्ता घायल हो गए थे, जिसके बाद कांग्रेस के वर्कर्स ने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया था। इसमें बीजेपी ने भी कुछ कार्यकर्ताओं को चोटें आई थी। इससे पहले त्रिपुरा के जेबी बाजार इलाके में भी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर भी आयोजित खाद्य वितरण कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस वर्कर्स पर हमला किया था, जिसके कारण कम से कम 8 कांग्रेस कार्यकर्ता घायल हो गए थे। जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों के खेत की सिफारिश का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। वहीं एंटी जीएम कार्यकर्ता अरुण रोड्रिग्स की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पक्ष रखने को कहा है। 10 नवंबर को सुनवाई की तारीख तय करते हुए कोर्ट ने कहा कि सरकार फिलहाल इस मसले पर आगे की कदम ना उठाए और वकील प्रशांत भूषण के जरिए दाखिल याचिका में कहा गया कि जीएम खेती पर्यावरण जैव विविधता के लिए नुकसानदायक है। वहीं जीएम सरसों को जीएससी के मंजूरी मिलने के बाद ही कोई स्वयंसेवी कार्यकर्ता, किसान संगठन और मधुमक्खी पशुपालकों ने विरोध किया था। तो वहीं 2012 में कोर्ट की तरफ से गठित कमेटी ने जीएम फसलों के खिलाफ सिफारिश भी दी थी और वहीं 2016 और 17 में हुई सुनवाई में केंद्र सरकार यह कहती रही थी कि अभी जीएम सरसों पर कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन अब पर्यावरण मंत्रालय की जेनेटिक इंजीनियर अप्रेजल कमेटी ने इसकी सिफारिश कर दी है। केंद्र सरकार इस पर फैसले लेने जा रही है। वहीं प्रशांत भूषण की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस दिनेश महेश्वरी और सुधांशु धूलिया की बेंच ने कोर्ट में मौजूद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भारती से सवाल पूछा और उन्होंने बताया कि फिलहाल सिर्फ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर्स रिसर्च के खेतों में इसे रोपा जा रहा है और इस पर जजों ने कहा कि मामले पर 10 नवंबर को सुनवाई की जाएगी। फिलहाल सरकार इस मसले पर आगे कदम ना बढ़ाए। पुलिस के बदमाशों से मुठभेड़ हुई है और घेराबंदी कर पुलिस ने पकड़ने का कोशिश किया है, जो कि मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे के पास हुई है ये मुठभेड़। पुलिस को देख बदमाशों ने इस पर फायरिंग कर दिया और जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी बदमाशों पर फायरिंग की थी और मुठभेड़ में बदमाशों को गोली भी लग गई। 10 महीने से पशु चोरी की घटनाओं में वांछित चल रहा था बदमाश निजामुद्दीन और पुलिस ने बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल की भी बरामद किए हैं। वहीं थाना नौझील क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे के पास ये मामला है। तो साफ तौर पर पुलिस और बदमाशों के बीच जो है वो मुठभेड़ देखने को मिली। पुलिस को देख बदमाशों ने जो है वो फायरिंग शुरू कर दी थी और जवाबी कार्रवाई में फिर पुलिस ने भी बदमाशों पर फायरिंग की थी। कानपुर में नौकरी का झांसा देकर किशोर को भिखारी गैंग को बेचा। 6 महीने तक बंधन बनाकर किशोर को रखा गया और केमिकल डालकर किशोर की रोशनी छीन ली। वहीं पंजे की हड्डी भी किशोर की तोड़ दी गई और अज्ञात लोगों पर अलग अलग जगह बंधक बनाकर पिटाई भी उसकी की गई। किशोर ने अपनी आप बीती बताई और कहा कि कुतबई नगर से काम दिलाने के बहाने ले गए थे और अज्ञात व्यक्ति जो है वो काम कराने के बहाने ले गए थे और पिटाई से किशोर की आंखें जो है वो गायब हो गई है और बच्चे को अगवा कर भीख मंगवाने वाले गैंग के सक्रिय होने की आशंका भी है जो जताई गई है। और कार्रवाई के लिए क्षेत्रीय पार्षद ने सैकड़ों लोगों के साथ थाने का घेराव भी किया है और नौबस्ता थाना क्षेत्र के काली मठिया इलाके का ये पीड़ित जो है वो रहने वाला है। तो साफ तौर पर किशोर ने अपनी आपबीती बताई है कि कैसे बच्चों को अगवा करके भिखारी गैंग जो है वो अगवा कर लेते हैं और फिर बच्चों से भीख मंगवाते हैं।
उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया। बाइक सवार सिपाही की मौत हो गई। लखनऊ में तैनात सिपाही की सड़क हादसे में इलाज के दौरान मौत हुई। वहीं जिला फारुखाबाद थाना महमदाबाद इलाके में नगला मोती गांव निवासी कमल प्रताप उम्र 25 पुत्र रमेश चंद्र। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक सिपाही का शव CSC के मोर्चरी में रखवा कर सिपाही के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी है और बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र में एक्सप्रेसवे किलोमीटर संख्या 244 के पास का ये हादसा जो है वो बताया जा रहा है। तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर ये बड़ा हादसा हुआ। बाइक सवार सिपाही की जो है वो मौत हो गई है। इलाज के दौरान सिपाही की हुई मौत, जिसको शव को कब्जे में लेकर CSC के मोर्चरी में रखवा दिया गया है। बरेली शहर स्थित शहनाई बारात घर में शादी समारोह के दौरान सफाई कर्मचारी की हत्या के 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। वहीं न्यायालय ने अपने इस फैसले में यह भी कहा है कि हत्यारे आखिरी सांस तक जेल में ही रहेंगे। अपर सेशन जज द्वितीय श्री कृष्ण चंद्र सिंह ने करीब 6 वर्षीय पुराने इस प्रकरण पर निर्णय सुनाया, जिसके बाद दोषी हरिओम, अंशु आर्य, मनोज, रंजीत और संजीव को जेल भेज दिया गया है और एक हमलावर कपिल की मृत्यु फिलहाल हो चुकी है। तो साफ तौर पर आज कोर्ट की तरफ से ये आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वंडर मसालों की रेंज है तैयार, जिन्हें है आपके ट्विस्ट का इंतजार। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट। मस्त मास्क पहना रे तूने। थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। एक और है ना सर? देना। बहुत मस्त लगे आपको।